तो आज का हमारा टॉपिक है सेक्रोमाइसिस ईस्ट, है ना। 40 सेप्रोफिटिक स्पीसीज पाई जाती हैं, सेप्रोफिटिक हैं नेचर में, है ना। सेप्रोफिटिक किसको बोलते हो? व्रतोपजीवी, है ना, उसको ही तो बोलते हो या नहीं? कुछ डाउट हो तो बताओ। सेप्रोफिटिक किसको बोलते हैं? पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक, है ना, परजीवी। ईस्ट आर ऑफ कंसिडरेबली इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। बेकर्स ईस्ट जिसको बोलते हैं या ब्रूअर्स ईस्ट जिसको बोलते हैं, एंड वाइडली यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्रीज। ईस्ट खमीर का काम जो करता है वो बेकिंग इंडस्ट्रीज में इसका बहुत इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है। और एंजाइम कौन सा काम करता है? इज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द, ये सेक्रोमाइसिस स्पीसीज है, इज ऑल्सो यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द एंजाइम इन्वर्टेज और जाइमेज। आपने 12th में भी पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, तो उनके एक्सट्रैक्शन में बहुत अच्छा काम करता है, उसी से होता है। एंड द फर्मेंटेटिव प्रॉपर्टी होती है फर्मेंटेशन, सबसे मेन इसका जो काम है वो क्या है? फर्मेंटेशन, है ना। और डिस्ट्रक्टिव नेचर में, क्योंकि हम पहले ही बता रहे हैं कि सेप्रोफिटिक इन नेचर, तो डिस्ट्रक्टिव तो हुआ ही है। दे इजीली डिस्ट्रॉयड सॉफ्ट चीज एंड सिमिलर फूड एंड इम्पार्ट इम्पल्सिव ईस्टली फ्लेवर। जब स्मेल आने लगती है, थोड़ा सा पता चल जाता है ना कि खराब हो गया, थोड़ा सा अनफेवरेबल सी स्मेलिंग होती है। एंड अ नंबर ऑफ अस्पोरोजिनस ईस्ट आर पैथोजेनिक टू मैन एंड कॉजिंग इफेक्टिव इन्फेक्शंस। ठीक है। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में क्या होगा ये देखो आप, सिंगल यूनिसेलुलर बॉडी है ना, यूनिसेलुलर बॉडी है। सबसे पहले सेल वॉल होगी, सेंटर में एक वैक्यूल होगा। वैक्यूल क्या होता है? एम्प्टी पार्ट, है ना। वैक्यूल के वन साइड, अपर साइड में सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम लगा होगा, उसी के ऊपर सेंट्रियोल होगा, और ये वैक्यूल में सेंट्रोक्रोमेटिन थ्रेड के थ्रू हैंग रहेगा। ये वॉल हैंगिंग की तरह काम कर रहा है। आप ये सोच रहे हो ये फिल है, फिल नहीं है, ये सिर्फ हैंगिंग्स हैं। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम सेंट्रोक्रोमेटिन फाइबर्स थ्रेड्स, ये देखो इधर बोल रहे हैं। न्यूक्लियर वैक्यूल प्रेजेंट है, सेंट्रियोल प्रेजेंट है, सेंट्रोसोम प्रेजेंट है, और इसमें वॉलेटिन ग्रेन्स, ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म है, और ऑयल ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट है। एलेक्सोपोलस, सेल स्ट्रक्चर बाय एलेक्सोपोलस, और सेकंड बाय वेगर एंड पेनिस्टोन। ये वेगर और पेनिस्टोन, इन्होंने सेंट्रोसोम नहीं बताया, इन्होंने कहा कि स्टार शेप सेंट्रोसोम होता है, इन्होंने बताया कि नॉर्मल सिंगल वॉल्ड थ्रेड वही हैं। तो उन्होंने कहा कि क्रोमेटिन थ्रेड के थ्रू हैंग रहता है, इन्होंने कहा कि क्रोमेटिन का नेटवर्क है, उससे ये सिंगल वाला फंसा रहता है। ठीक है, तो इसमें ये सब लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो मैंने डायग्राम एक्सप्लेन किया है वही सब आपके पास रिटन में भी पहुंच गया, है ना। तो ये आप लर्न कर सकते हो बाय बुक। पढ़ के देखना, कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सिर्फ डायग्राम आपको आना चाहिए, एक्सप्लेन होना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा। फिर ये इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक डायग्राम में इन्होंने बताया इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग के थ्रू होता है। बडिंग क्या होती है? इधर अपर पार्ट एक बाहर निकलेगा, इसी का पार्ट, इसी के जितने भी अंदर के इंक्लूजन्स होंगे वो इसमें भी ट्रांसफ़र होंगे सेम। जितना, यदि मैं यहाँ से कटिंग कर दूँ, जितना ये कैपेबल है उतना ही ये कैपेबल है, चाहे छोटा है। बडिंग होने के बाद फिर ये फ्रेगमेंटेशन होता है, फिजन हो जाता है, ब्रेकेज हो जाता है, उसके बाद ये
अपना खुद वजूद बनाता है और अपना ये खुद सर्वाइव करता है, इसको रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बताया कि इसमें बड फॉर्मेशन भी होता है सेल के टाइम पे ही। ठीक है, सेल वॉल है, वेक्यूलर ग्रेन्यूल्स हैं, वेक्यूलर मेम्ब्रेन है, स्टोरेज ग्रेन्यूल्स को हमने यहाँ पे वॉलेटिन ग्रेन्स है ना, ऑयल ग्लोब्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, स्टोरेज ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है एंड बड वैक्यूल। बड वैक्यूल यहाँ बड़ा था, यहाँ स्मॉलर साइज में हो गया, राइट। तो ये बडिंग फॉर्म भी उन्होंने बताई कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में बड फॉर्मेशन भी दिखाई देता है। यदि स्ट्रक्चर ऑफ ईस्ट पूछा जाता है तो उसके लिए आप वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में लेक्सोपोलस के थ्रू और वेगर और पेनिस्टन के थ्रू बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट एंड अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट देयर आर द 2 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर देयर, 1 and 2 सेकेंड। फिर आप अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी हैव स्टडीड दिस स्ट्रक्चर, है ना, बताओगे यदि खाली वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पूछते हैं तो। फिर आते हैं हम इसमें रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव और सेक्सुअल 2 टाइप से होता है, मैंने अभी आपको बताया ही है, बाय बडिंग, है ना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ना, बाय बडिंग बहुत कॉमन मेथड है क्योंकि स्ट्रक्चर में भी बड फॉर्मेशन हमें नजर आया अंडर द फेवरेबल कंडीशंस। इसमें क्या होगा, द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द ईस्ट, मैंने अभी बताया कि सारे इंक्लूजन्स वहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे बडिंग में। द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द ईस्ट सेल बल्जेस आउट इन द फॉर्म ऑफ अ बर्ड। डायग्राम में भी आपको दिखेगा, एक नोब लाइक स्ट्रक्चर की तरह बाहर की तरफ स्ट्रेच हो जाएगा एंड द न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई डायग्राम में देखो आप, न्यूक्लियाई 2 डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड होगा एंड ऑफ दीज 1 माइग्रेट इनटू द एनलार्जिंग बर्ड। जो मेन न्यूक्लियस है वो 2 में डिवाइड होगा और एक किस में चला जाएगा, जो डॉटर सेल बनी, डॉटर बड बनी, उसमें एक ट्रांसफर होगा, देखो दिख भी रहा है डायग्राम में बी में। And the bud grows and eventually separated from the mother cell, mother cell से separate हो जाएगी, हो गई by septa formation या cell wall formation। As the bud separates, a scar with the convex surface is left on the parental cell and this scar is called bud scar। इसको हम क्या बोलते हैं, एक कहते हैं ना जहाँ से टूटता है तो वहाँ निशान रह जाता है, उसको हम बोलते हैं बड स्कार, है ना। अ कॉन्केव स्कार इज ऑल्सो रिटेन्ड बाय द न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल। उससे पहचान लेते हैं इसको कि न्यूली डॉटर सेल यहाँ से प्रोड्यूस हुआ है, यानी कि बडिंग हो चुकी है, रिप्रोडक्शन हो चुका वन टाइम। इट इज कॉल्ड बर्थ स्कार। इस निशान को हम क्या बोलते हैं, बर्थ स्कार। This process of the formation of new buds from the parental cell continues, चलता रहता है रेगुलर, एक एक सेल अलग होती रहेगी, बडिंग चलती रहेगी and each time a bud scar is left, हर टाइम एक निशान मिलेगा आपको। This process of formation of new buds from the parental cell continues and each time a bud scar is left, sometimes a large number of buds develop without being detached from one another। लाइन की लाइन बर्ड्स की बनेगी लेकिन वो अभी अपने से एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, पूरी चेन बन रही है बर्ड्स की, निकल रहे हैं लेकिन क्या हुआ, कटिंग नहीं हुई, सेल वॉल तो बन गई लेकिन एक के बाद एक बनती गई और पूरी चेन बन गई और वो अपने एक दूसरे से अलग नहीं होगी, एंड द चेन ऑफ द सेल इज फॉर्म्ड, है ना। सच चेन्स में बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड एंड गिव अपीयरेंस ऑफ अ फॉल्स माइसीलियम कॉल्ड सीडोमाइसीलियम। अब आप देखो ये सेल है, ये बर्ड बन गई, ये बर्ड बन गई, ये बर्ड बन गई, ये बर्ड ऐसे बनती चली गई, तो आपको दूर से देखने में क्या लगेगा कि सीडोमाइसीलियम, माइसीलियम है, सेल्स का पूरा हाईफाई से जुड़ते जा रहे हैं, तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। नॉट अलग अलग की ये अलग अलग डिफरेंट सेल्स हैं, ये अलग नहीं हुई लेकिन ये सीडोमाइसीलियम का काम करती है।
द सेल ऑफ द सीडोमाइसिलियम आर लूजली अटैच्ड, ढीले से जुड़ी रहती हैं, एंड दे फाइनली डिटैच, और फिर बाद में पेरेंटल सेल मदर सेल से अलग हो जाती हैं और एक अपना सेपरेट लाइफ स्पेंड करने लगते हैं और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है माइसीलियम। नेक्स्ट आप आते हो बाई फिजन। नेक्स्ट हम आते हैं फिजन, है ना, बाय फिजन। फिजन का मतलब टूटना ही होता है, लेकिन क्या होगा, इक्वल पार्ट्स में एक कॉन्स्ट्रिक्शन आएगी। यहाँ इक्वल बैलून होता है, बैलून को आप एक तो आप ऊपर छोटा सा नोक बनाते हो, वो बडिंग, और वो टूट जाए, अलग हो जाए, है ना, ऐसे समझ सकते हो आप, बडिंग हो गई। आप एक बैलून के 2 पार्ट बिल्कुल सेम साइज के करो, हल्का सा पहले उसे धीरे धीरे एक फिंगर इधर और एक फिंगर इधर, हल्की सी कॉन्स्ट्रिक्शंस, आपको दूर से अपनी फिंगर भी नज़र आएंगी, कॉन्स्ट्रिक्शंस नज़र आएगी, और ऊपर और नीचे का पार्ट अलग अलग नज़र आएगा। फिंगर को और अंदर करो तो फिंगर टू फिंगर मिला लिया, बैलून पूरा हो गया, तो वो 2 पार्ट में दूर से ही नज़र आएगा, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर आपकी फिंगर्स का काम करेंगी और वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ऐसे में पता चला आपने उस पहले ये करके इसको बोला अपने फ्रेंड को कि यहाँ एक थ्रेड बांध दे, उसने थ्रेड लगाया, वो दोनों पार्ट अपने आप में, क्योंकि आपने पहले उसकी गैस को तो सेव कर दिया, वो निकलेगी ही नहीं, एक थ्रेड बांध दिया इधर और वो दोनों आपस में अलग हो गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिजन, इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ। अब आप ये भी देख सकते हो, फिजन इज द सिंपली स्प्लिटिंग ऑफ अ सेल इनटू 2 डॉटर सेल बाय कॉन्स्ट्रिक्शन, है ना, एंड द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रांसफर वॉल। ट्रांसफर वॉल फॉर्मेशन हुआ, डायग्राम में साफ नजर आ रहा है, एंड द पेरेंट सेल elongates and its nucleus divide into 2 इंट्रान्यूक्लियर माइटोसिस, 2 में न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, इंट्रान्यूक्लियर माइटोसिस हुआ, 1 से 2 होते हैं, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। देन अ कॉन्स्ट्रिक्शन अपीयर्स समवेयर नियर द मिडल ऑफ द मदर सेल एंड फॉलोड बाय द ट्रांसफर सेप्टम, एंड एज सच 2 यूनिन्यूक्लियर ट्यूटर सेल्स आर फॉर्म्ड, है ना। फिजन समझ में आया, भूलोगे नहीं कभी भी। ऐसे ही बाय बडिंग, आपने 2 टाइप के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़े। नेक्स्ट आता है इसमें बाय एंडोस्पोर फॉर्मेशन, ड्यूरिंग अनफेवरेबल, एंडोस्पोर कब बनता है, अनफेवरेबल कंडीशन में। मैंने बताया था एंसिस्टेड लेयर बनती है, डायग्राम बना हुआ भी आज भी बोर्ड पे, एंसिस्टेड मतलब वो थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है। तो क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में जो स्पोर होंगे, थिक वॉल्ड एंडोस्पोर आर फॉर्म्ड, थिक वॉल्ड, है ना, वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए चारों तरफ एक लेयर बना लेते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो जर्मिनेट हो जाते हैं। द प्रोटोप्लास्ट यूजुअली डिवाइड्स इनटू 4 पार्ट्स, ईच पार्ट इज सराउंडेड बाय अ थिक वॉल and these structures are known as endospores, and the endospore may survive adverse conditions, adverse condition में वो survive करने की capability रखते हैं, and on the return of favorable condition they germinate by budding और produces a chain of cells। ठीक है, बहुत important reproduction है, इतना cell structure नहीं आता saccharomyces का जितना कि reproductive part आता है, बेशक वेजिटेटिव हो या सेक्सुअल हो। अब हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबके पास जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन एंड व्हेन द फूड सप्लाई इज एग्जॉस्टेड, ओवरलोडेड हो जाता है, सेक्स ऑर्गन्स आर एंटायरली एब्सेंट, एज सच द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ सिंपल प्रोसेस। ठीक है, एंथ्रीटियम और आर्चिगोनियम नहीं मिलेंगे, ओगोनियम नहीं मिलेगा। इन दिस प्रोसेस आइदर 2 सोमेटिक सेल्स और 2 एस्कोस्पोर्स आर इन्वॉल्व्ड। ठीक है, क्योंकि एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, तो इसमें जो यूनिट होगी, सेक्सुअल यूनिट होगी, इसको हम बोलेंगे एस्कोस्पोर्स, और जिसमें एस्कोस्पोर्स रहते हैं जिस सेल के अंदर, उसको बोलेंगे एस्कोस्पोरेंजियम। ठीक है, एंड विच एज्यूम द फंक्शन ऑफ कॉपुलेटिंग गैमेटेंजिया, वही गैमेटेंजिया का काम करेंगे, एस्कोस्पोरेंजियम ही गैमेटेंजियम का काम करेंगे। ठीक है, द जाइगोट फॉर्म्ड बाय देयर फ्यूजन eventually develops into an ascus and which contain 4 to 8 excospores depending upon the number of nuclear division.
4 to 8, 1 से 4 बनते हैं, 4 से 8 बनेंगे, डबल हो जाएंगे मियोसिस के थ्रू। 3 टाइप ऑफ लाइफ साइकिल पैटर्न हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन ईस्ट। 3 टाइप का लाइफ साइकिल पैटर्न ईस्ट में मिलता है। नंबर 1 है हैप्लोबायोटिक टाइप। नाम से ही पता चल रहा है हैप्लोबायोटिक टाइप। हैप्लो मतलब कि इसमें हैप्लॉइंटिक स्टेज, हैप्लॉइड स्टेज लॉन्ग टाइम के लिए रहेगी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हैप्लॉइड स्टेज। ठीक है। डिप्लोबायोटिक टाइप, इसमें डिप्लॉइड स्टेज लॉन्ग टाइम के लिए रहेगी, डोमिनेंट रहेगा। और हैप्लोडिप्लोबायोटिक टाइप थर्ड, इसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेम टाइम के लिए स्टेजेस आएंगी स्पोर्स की, एस्कोस्पोर्स की। तो आप डायग्राम में देख सकते हो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमने बताया ही है कि मिलता भी है तो वो सोमेटिक सेल्स के थ्रू होता है, सिंपल फिजन होता है और 2 सेल में डिवाइड हो जाते हैं और अपना अपना सर्वाइव शुरू कर देते हैं। ठीक है। अब हम सोमेटिक सेल्स, ये एग सेल्स हैं, डायग्राम में देखो 2 सेल्स हैं, कॉन्जुगेट होंगे, बीक लाइक स्ट्रक्चर इधर आएगा, दोनों आपस में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब ये डेवलप होगी इधर, इसको गैमेटेंजिया बोल देंगे। दोनों सोमेटिक सेल्स थी, सिंपल सेल्स थी, लेकिन अब ये गैमेट्स के थ्रू काम कर रही हैं तो इनको हमने बोला गैमेटेंजिया। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना, दिख रहा है, ट्यूब में दोनों न्यूक्लियस मूव होके आए, 2x इनका नंबर हो गया कंजुगेशन ट्यूब में। प्लाज्मोगेमी, मैंने आपको बताया था प्लाज्मोगेमी इज कॉल्ड द फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा ऑफ 2 सेल्स, है ना। 2 सेल्स का प्लाज्मा आपस में कंबाइंड हो जाए, मिक्स हो जाए तो उसको हम बोलेंगे प्लाज्मोगेमी। कंजुगेशन ट्यूब में 2x न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं हुए लेकिन ये आ चुके हैं, है ना, सोमेटिक सेल्स के। फिर फ्यूजन हुआ, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन गया, 2x क्रोमोसोम नंबर हो गया, इसको हमने बोला कैरियोगेमी। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोगेमी। डिप्लॉयड सेल कह देंगे अब इसको हम, ये रेक्टेंगल शेप्ड हो जाएगा, कंजुगेशन ट्यूब बड़ा होगा ना तो ये बड़ा होके रेक्टेंगल शेप्ड सेल हो गया। गैमेटेंजिया जो था हमारा रेक्टेंगल शेप्ड हो गया, कंजुगेशन ट्यूब उसी में मिक्स हो गया, तो सेल का नंबर 2x आ गया। अब इसमें मियोसिस होगा, मियोसिस के बाद आपको पता है कि एक सेल से 4 सेल बनती हैं, है ना। 4 सेल बनी, 2 इस कॉर्नर पे अरेंज हो गई, ये सब नेचुरल है, इसके लिए कोई एंजाइम नहीं करना, कुछ नहीं करना है, सब नेचुरल प्रोसेसेस हैं। इन्होंने अपनी साइड ले ली, 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस इस उसमें चले गए कॉर्नर पे, 2 इसमें चले गए, फिर 2 से 4 और बने, 4 बने थे, 4 से 8 बन गए, इसको हमने बोला एस्कोस्पोर्स। जिस सेल के अंदर ये थे अब हम इसको बोलते हैं एस्कस। पहले यहाँ एस्कस से स्टार्ट हुआ था, सोमेटिक सेल से स्टार्ट हुआ था। जब इसमें गैमेट्स का स्ट्रेन क्लियर हुआ कि गैमेट्स की तरह ये काम करेंगे, ये भी नेचुरल है प्लांट में, कोई ऐसे कोई इंडक्शन तो कुछ होता नहीं है, लेकिन जब ये इन्होंने गैमेट्स के थ्रू काम करना शुरू किया था तो इनको हमने गैमेटेंजिया बोल दिया था। अब सेम सेल को ही हम एस्कस बोल रहे हैं, आप बोलोगे एस्कस बोल रहे हो मैडम, तो क्योंकि यहाँ पे ये सोमेटिक सेल, सिंपल सेल, x नंबर क्रोमोसोम नंबर x हो गया, दीज आर द कॉल्ड एस्कोस्पोर्स, और फिर ये एस्कोस्पोर्स रिलीज होंगे और सिंपल सोमेटिक सेल्स की तरह काम करेंगे। तो कितने बने, 1 से 8, है ना। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है, इसको बोलते हैं हैप्लोबायोटिक टाइप ऑफ साइकिल। और इसमें देखोगे भी आप x नंबर, x नंबर, x नंबर, x नंबर, यहाँ 2x आया, फिर 2x थोड़ी देर के लिए लिया, मियोसिस हुआ, फिर हैप्लॉइड हैप्लॉइड हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड साइकिल बहुत ज़्यादा लंबा टाइम के लिए रही, इसलिए हमने इसको बोला है हैप्लोबायोटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। एग्जाम में भी पूछता है, वाइवा में भी पूछता है, मान लिया आपने डायग्राम ड्रॉ कर दिया तो बोलेंगे हैप्लोबायोटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल क्यों कहा हमने, व्हाई इट इज़ कॉल्ड हैप्लोबायोटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। तो आप बता सकते हो कि इसमें हैप्लॉइड स्टेज थोड़ा टाइम के लिए रहती है, सॉरी ज़्यादा टाइम के लिए रहती है, तो इसको हमने हैप्लोबायोटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल बोला। डिप्लॉइड स्टेज थोड़ा टाइम के लिए आती है ना। इसी तरह अब इसमें हम इसका ये लाइफ साइकिल, इसका लीनियर डायग्राम भी एक बार बना सकते हैं ये भी। फिर आता है डिप्लोबायोटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल।
नेक्स्ट आते हैं डिप्लोबायोटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। इसमें देखो डिप्लॉयड स्टेज 2x नंबर क्रोमोसोम का हुआ, पहले क्या होगा, सोमेटिक सेल्स होंगी, सोमेटिक सेल्स अपने ज्वाइनिंग होगी, जैसे हैप्लोबायोटिक टाइप में था, ज्वाइन हो गई, 2x नंबर ऑफ डिप्लॉयड सेल हो गया, फिर मियोसिस होगी। इस डायग्राम से पहले आप वो डायग्राम भी 2-3 पॉइंट्स भी बना सकते हो। फिर इसमें मियोसिस होगा, एस्कोस्पोर्स बनेंगे, x नंबर क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, इसको हमने बोला एस्कस, और इन 4 सेल्स 4 न्यूक्लियस बने, इनको हमने बोला क्या, इसको स्पोर्स, है ना। अब क्या होगा, ये दो मिलके ये सेल में डिवीजन होगा, और ये हार्ट शेप, ये देखो आप, इसको हमने प्लाज्मोगेमी बोला, ठीक है। प्लाज्मा इसका कॉन्स्ट्रिक्ट होगा इसके अंदर ही, और ये दो आपस में ज्वाइन होंगे और ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर बना लेंगे, दो का पेयर बन गया। अब दो का पेयर बनने से फिर ये कॉन्जुगेट हो गए, फिर ये फ्यूज्ड हो गए, अभी तो मियोसिस हुआ था, और फिर ये स्ट्रेन कनेक्ट हो गए, तो इसमें कितने हो गए, 2x नंबर आ गया दोबारा। अब ये जो सिंगल ये एस्कस बने थे अंदर, कैरियोगेमी इसमें हो चुकी है, तो अब ये क्या करेंगे, ये प्रेशर करेंगे और जर्म ट्यूब, इसमें फेवरेबल कंडीशन आने पे ये खुद ही अपने आप ही एक नए एस्कस का काम करेंगे, और एस्कोस्पोर, ये इसमें जर्म ट्यूब का डेवलपमेंट होगा, जर्मिनेशन होगा, और फिर इनसे एक नया माइसीलियम बनेगा, और ये फिर माइसीलियम बनने के बाद बाय बडिंग के थ्रू इनका नंबर x क्या 2x पे ही आएंगे, और वापस से फिर वही सोमेटिक सेल बनेंगी। तो इसमें काफ़ी टाइम के लिए 2x स्टेज रही, है ना। देखो पहले यहाँ था, फिर ये दोनों न्यूक्लियस आपस में बस एक ही बार डिवीज़न होने के बाद फिर इन्होंने दोनों ने आपस में कॉन्जुगेट कर लिया, है ना, फ्यूज़न हो गया, फिर ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर में हुआ, फिर जर्म ट्यूब बनी, तब भी नहीं इन पे डिवीज़न हुआ, उसके बाद बाय बडिंग के थ्रू ये 2x माइसीलियम ही बनाएंगे, और फिर उसके बाद नॉर्मल डिप्लॉयड सेल में आने के बाद सोमेटिक डिवीज़न होगा, है ना। तो डिप्लोबायोटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। देन डिप्लोबायोटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। अब इसमें सेल्स हैं, या तो बडिंग के थ्रू गैमेटेंजिया बने और वापस स्पोर्स गैमेटेंजिया बन गए, ये फ्यूज़न हुआ कॉन्जुगेट की तरह, यहाँ पे फिर बडिंग के थ्रू इन्होंने निकाल दिया और एस्कोस्पोर्स और एस्कस बन गए। एक क्या है, बाय बडिंग हैप्लॉइड सेल्स, क्योंकि शुरू में हैप्लॉइड थे, अलग हो गए, फ्यूज़न हो गया, फिर इसमें 4 में डिवाइड हो गए सिंपल डिवीज़न के थ्रू, नॉट, क्योंकि यहाँ पे भी नंबर कितना है, x, अभी x नंबर ही है ना, तो सिंपल डिवीज़न होगा, माइटोटिक डिवीज़न होगा, फिर ये x ही है, फिर ये फ्यूज़ हुए XX, फिर डिप्लॉयड स्टेज में आए, और डिप्लॉयड से फिर बाय बडिंग के थ्रू, ये अभी डिप्लॉयड ही चल रहा है, फिर मियोसिस होगा, सिंपल स्टेज में आए, और एस्कोस बना, एस्कोस्पोर्स बना। तो ये हैप्लॉयड स्टेज और डिप्लॉयड स्टेज दोनों सेम टाइम के लिए आई, इसलिए हम इसको बोलते हैं हैप्लो डिप्लोबायोटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, ठीक है।